आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जेवर क्षेत्र से। दोस्तों, जैसा कि जेवर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और वहां उड़ान भी 15 जून से प्रारंभ हो जाएंगी। और आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। तो क्या कुछ कहना है जेवर क्षेत्र के लिए और जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैम, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और आपके माध्यम से देश भर में आवाज जाए, ये हमारा सौभाग्य है। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि अध्यक्ष जी देखा जा रहा है, काफी किसान भाई परेशान हैं और क्षेत्र में नए नए संगठन भी तैयार हो रहे हैं किसानों से संबंधित। उसके बाद भी किसानों की समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, क्या कारण है? एक समय था कि जब बहुत आसानी से जब किसान जाके धरना प्रदर्शन यमुना अथॉरिटी पे करता था तो कार्य हो जाते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई, जब से अधिकारी बिल्कुल मस्त हो गए। ऐसे लगता है उन्हें कि अगर वो पैसा किसान को देंगे या किसान की समस्याएं हल करेंगे तो उनके घर से नुकसान होगा। जबकि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों की परेशानियों का हल निकालो, लेकिन कितने ही धरने प्रदर्शन, आए दिन संगठन बन रहे हैं, लेकिन आज की डेट में एक खरंजा, एक नाली नहीं बनवा सकते। आप जब अथॉरिटी में जाएंगे तो वो मीठी मीठी गोलियां आपको देंगे, लेकिन होंगे वही ढाक के तीन पात। ना कोई कार्य होगा किसी किसान का, ना किसी के मांगे पूरी होंगी। आज 17 साल 18 साल पुरानी भी मांगे लंबित पड़ी हुई है। वर्तमान सरकार के जो लीडर हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका भी उद्देश्य है कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, प्रदेश की जनता है, उनके सभी कार्य होने चाहिए और संगठन का भी वही उद्देश्य है। तो ये जो अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं, ये क्यों नहीं चाहते? जनता को क्यों त्रस्त कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, जनता को त्रस्त और परेशान तो इसलिए हो रहे हैं कि जब जो मुखिया थे, जो प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आय दूनी हो जाएगी। लेकिन किसान की आय दूनी हुई? दूनी तो छोड़ो, 1.5 गुना भी ना रही, 1 गुना भी ना रही। आज फसल से ज्यादा खाद महंगी है, दवाइयां महंगी हैं। जितना खर्चा 1 बीघे में आएगा उसकी आमदनी घर से देनी पड़ेगी, उसे बचाना तो नहीं है, लेकिन लागत जो है वो आमदनी से कई गुना ज्यादा हो जाती है जी। दूसरा, जमीनें अथॉरिटी के द्वारा अधिग्रहण हो रही हैं। किसान मांग कर रहा है। अभी हालिया का हमारे एयरपोर्ट का मामला जो आपने कहा, जब एयरपोर्ट में जमीनें गई, आज उनको 8-9 साल से ज्यादा हो गई जमीनों को एयरपोर्ट के लिए गए हुए। किसान के बच्चों को बोला गया था कि 5.5 लाख रुपए अगर आप छोड़ेंगे तो आपको योग्यता के अनुसार आपका रोजगार यानी नौकरी दी जाएगी एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट का पहला उड़ान होने वाली है कुछ ही समय में। उस उड़ान के होने से पहले आज तक किसान के उन बच्चों को नौकरी नहीं मिली। वो रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिवाय एक बहकावे और आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। और क्या किसान उड़ेगा उस एयरपोर्ट पे से, जिस किसान के पास रोटी खाने को नहीं है, जिसका पैसा 64.7% ये नहीं दे रहे, उनके बच्चों को रोजगार ये नहीं दे रहे, उन किसानों का 7% का प्लॉट ये नहीं दे रहे, आबादी निस्तारण करके ये नहीं दे रहे, और जाने कितनी किसानों की आबादियां तक इन्होंने अधिग्रहण करके अथॉरिटी का नाम चला दिया और पैसा ट्रेजरी में डाल दिया। क्या वो किसान इस स्थिति में होगा कि वो एयरपोर्ट पे जाके और प्लेन में उड़ेगा? जी, नहीं उड़ पाएंगे। नहीं उड़ पाएंगे ना, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोजगार नहीं दिला पा रहा। जब जब धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, प्रशासन हावी होने की कोशिश करता है। अब एयरपोर्ट पे जब बच्चों ने एयरपोर्ट के गेट पे धरना प्रदर्शन किया, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, ये 21 फरवरी को आ रहे थे जी। 20 फरवरी को रातों रात उन बच्चों को गायब कर दिया गया। वो कहां ले जाकर के बिठा दिए, कहां बंद कर दिए, पता नहीं चला। हमने भी उस समय 18 फरवरी को मैंने भी एक घोषणा की थी। मैंने कि या तो भारतीय किसान यूनियन महासभा के एक प्रतिनिधि पैनल के द्वारा, मंडल के द्वारा ज्ञापन दिलवाया जाए, और नहीं दिलवाएंगे तो हम काले झंडे दिखाएंगे। भाई, हमने ही तो मुख्यमंत्री बनाए और हमें ही उनसे मिलने का अधिकार नहीं, हमारी समस्याएं उन तक पहुंच नहीं रही। जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, सांसद है, वो तो अच्छा ही अच्छा दिखा रहे, जबकि त्राही त्राही किसान कर रहा है। 21 फरवरी सुबह 10 बजे मेरे घर से पुलिस प्रशासन ने ये तो किया नहीं कि हमारा ज्ञापन दिलवाएं,
मेरे घर से मुझे उठा करके लुक्सर जेल पहुंचा दिया। ये प्रशासन होता करता है, ये अत्याचार है। किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या सक्रिय कार्यकर्ता हों, तो सरकार प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को क्यों बंधक बनाया जाता है? किस लिए उनको यानी बंद किया जाता है चार दीवारी के अंदर? आखिर क्या, किस बात का डर है उन लोगों से? वो तो अपनी मांग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो सरकार इस प्रकार की गतिविधि क्यों करा रही है? प्रशासन क्यों करता है? वजह है उसकी, प्रशासन दिखाना चाहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हम बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हम पुलिस प्रशासन के कमिश्नर से लेके हर नीचे एक थाने के इंचार्ज तक सब ये दिखाना चाहते हैं मेरे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। जनप्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं मेरे यहाँ किसान को कोई समस्या नहीं है, खा पी मस्त रह रहा है, उसको कोई समस्या ही नहीं है। तो ये सब लोग अपने अपने नंबर बनाने के लिए सिर्फ किसान पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस 70 साल बाद चली गई, जब ज्यादा अत्याचार होगा, ज्यादा अति होगी। आपको याद होगा नोटबंदी हुई, कहा गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से फर्जी नोटों का आना बंद हो जाएगा। क्या हो गया आतंकवाद खत्म? मैं जानूं तो सैनिक पहलगांव नोटबंदी के बाद हुआ कांड, क्या वो आतंकवादी कैसे आ गए देश में? कहां सो रहा था प्रशासन? कहां सीमाओं पे अधिकारी कहां थे? कुछ नहीं होता है। जब जिसका मन जो कर रहा है वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से। अब आज आप देख रहे हो एलपीजी सिलेंडर मिलने को तैयार नहीं है। सोना, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 साल सोना मत खरीदिए, किसी की बेटी का शादी हो, ब्याह हो, कुछ मत खरीदिए। शादी ब्याह कैंसिल कर दिए क्योंकि उनके खुद के तो बेटा बेटी है नहीं, वो क्या जानेंगे किसी माँ बाप की पीड़ा। आप तेल मत खर्च करिए, खाने में तेल कम कर दीजिए, देशभक्ति कहलाएगा। आप पेट्रोल डीजल मत खर्च करिए, आप उसमें भी देशभक्त होगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप पैदल पदयात्रा क्यों नहीं करते? आप विदेश यात्राएं बंद क्यों नहीं करते? आप 5-5 बार की जो सांसद और मंत्रियों की जो पेंशन है, तनख्वाहें हैं, आप उन पेंशनों को बंद क्यों नहीं करते? उन तनख्वाहों को बंद क्यों नहीं करते उनकी? वो भी तो देशभक्त बनो। सिर्फ इस किसान से सब कुछ छीन लो, इसी को देशभक्त बना के इसी पे रोटी सेकोगे राजनीति की? कुछ भी अपना भी तो त्याग करिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी, थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसा कि वर्तमान सरकारें हैं, तो सरकार को यानी किसानों के प्रति क्या कुछ लाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? कुछ किसानों की अपनी मांगें भी तो होती हैं। बिल्कुल, किसान पहले से ही किसान आयोग का गठन चाहता है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना चाहता है, ताकि जिस तरह एक उद्योगपति अपनी एक माचिस की डिब्बी की भी कीमत खुद तय करता है, वो किसान तय कर सके। ऐसी योजनाएं जब सरकार आई थी तो हमसे वायदा किया गया था किसान संगठनों से कि हमारी अगर भाजपा सरकार आएगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे और उस किसान आयोग के गठन में किसानों के सम्मिलित करना चाहिए। एसी में बैठे उन अधिकारियों के बल पे वो किसान आयोग नहीं चलेगा, जो किसान जमीनी स्तर से जुड़ा है उनको उसमें गठन में शामिल किया जाए। और जो किसानों की मांगे हैं, आज ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में आज की डेट में अगर अथॉरिटी प्लॉट निकालती है तो 25 से 30,000, 35,000, 40,000 गज मीटर के रेट है, और किसान से जमीन खरीदती है यानी अधिग्रहण करती है तो 4300 रुपए मीटर चल रहा है। सालों से 2011 से अभी तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। तो किसान के लिए ये सारी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए और उनके जो हक और अधिकार हैं उन्हें तुरंत देना चाहिए। और किसान के जितने भी उस पर केसीसी यानी कर्ज है उसे माफ करना चाहिए, एक बार पूर्ण तरह माफ कर देना चाहिए, ताकि किसान उस कर्ज से उभर सके और किसान खुशहाल हो सके। किसान के तो कर्ज माफ किए सरकार ने। किस किसान के माफ कर दिए? मैंने तो देखा ही नहीं। अपने अपनों के माफ कर देने से क्या होता है? वो किसान थोड़ी थे। उद्योगपतियों के तो 9-9 हजार करोड़ रुपए माफ कर देती है। किसान अगर 1.5 लाख रुपए की केसीसी लिए तो उसे उसकी आरसीसी उसकी वो रखवा लेते हैं और उसे फ्रॉड घोषित कर देते हैं किसान को। कहां किसान का माफ हुआ? कौन सा कर्ज माफ हुआ? फिर उसकी जमीन नीलाम की जाती है और जमीनें नीलाम की बिल्कुल की जाती है। तो कोई सरकार चाहे कुछ भी कहो, देखो एक चीज मैं कहूंगी जरूर, यहां जब भाजपा आई थी तो महंगाई के बल पे आई थी, हिंदू मुस्लिम के बल पे आई थी, लेकिन आज अब हिंदुओं को डरा रहे हैं।
हिंदू और मुस्लिम का तो बात ही खत्म हो गई। अब हिंदू डरा हुआ है, हिंदू खतरे में है। कब तक आप राम के नाम पे, हिंदू के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लोगे? आप सही मायने में कार्यबल पर वोट मांगो और जो प्रोग्रेस करनी चाहिए उसे करो। विधवा पेंशन बननी चाहिए। जो लोगों को रोजगार, जो लोग किसान है 60 साल से ऊपर का है, उसकी 10,000 रुपए पेंशन की मांग सालों से चली आ रही है, लेकिन इन्होंने वायदे किए, एक भी वायदा इनका पूरा नहीं हुआ है। आखिर सरकार यानी किसानों के लिए सरकार के क्या कुछ नया ऑप्शन है? सरकार बदलनी चाहिए। अगर सरकार अपने नियम नहीं बदलेगी तो किसान अपने बदल देगा। 2027 सर पे है। सबसे बड़ी एक विडंबना और भी है जी। मैं आपके माध्यम से भानु भाई बताना चाहूंगी। विपक्ष जीरो है और भाजपा में अहंकार इसी बात का है। जो भाजपा सरकार है उसे ये पता है कि विपक्ष शून्य है, उसमें दम नहीं है, और यही कारण है इनके अहंकारी होने का और किसान की किसी मांग को पूरी ना करने का। अगर ये किसान को खुशहाल कर देंगे तो फिर ये अपनी राजनीति की रोटी कैसे सेकेंगे? जी। इस वजह से अगर सरकारें नहीं अपने रवैये को बदलती हैं, यमुना गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटी चल रही हैं। नोएडा अथॉरिटी आज से 20 साल 18 साल मुझे हो गए संगठनों में काम करते हुए। जब से मैं जुड़ी हूं उससे पहले से ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के किसान आज भी लड़ रहे हैं। फिर ग्रेटर नोएडा वाले जागे, उन्होंने सोचा कि हम पहले से लड़ेंगे तो शायद हमें वो समस्याएं नहीं आएंगी जो नोएडा में आई, लेकिन वही सेम समस्याएं ग्रेटर नोएडा में भी आई, क्योंकि जमीनें ले तो ले रहे हैं लेकिन किसान के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सब उद्योगपतियों के लिए है। यमुना वालों ने सोचा हम 2-2 अथॉरिटियों से सबक लेकर चलेंगे तो हम बिल्कुल लड़के जीतेंगे, लेकिन आज भी जहां नीलोनी मिर्जापुर को ले लीजिए, 16-17 साल जमीनों को अधिग्रहण हुए हो गए, आज तक उनके प्लॉट नहीं लगे, आज तक उन्हें 64% नहीं मिला। और अब सेक्टर 10 आ रहा है। हालिया मैं बता दूं सेक्टर 10 मामला चल रहा है जिसमें 3 गांव आ रहे हैं, म्याना, मकसूदपुर, आकलपुर, जिस पे प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द कब्जा मिले, और सेक्टर 10 के किसान हम लोग उसमें शामिल हैं, हम कब्जा नहीं दे रहे हैं। कुबोटा को वो सेक्टर 10 को बेच चुके हैं और कुबोटा वाला डंडा कर रहा है अथॉरिटी के, अथॉरिटी किसान के, और हम ये कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी कर दो। 7% प्लॉट, आबादी निस्तारण, हमारे 5.5 लाख रुपए हम नहीं छोड़ रहे, हमें एयरपोर्ट में नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि जब 10 साल पहले बच्चों को नहीं मिली तो हमें क्या देंगे आप? और हमारे जो क्या नाम है, उसमें एक बहुत बड़ा झोल भी है सेक्टर 10 में, मैं आपको अवगत कराऊं। अंतर धनराशि 1080 रुपए का अंतर धनराशि, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया अधिकारी खा गए, डकार गए। इन्होंने सोचा किसान तो यहां तक जाएगा ही नहीं, अंतर धनराशि का पैसा हम मांग रहे हैं, शासन आदेश हम पे है, लेकिन अथॉरिटी देने को तैयार नहीं है। जब शासन से आदेश हुआ तो वो पैसा गया कहां? बिल्कुल सही बात है, वो पैसा गया कहां? तो अध्यक्ष जी यह भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसा कि अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन महासभा जी, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई और क्यों हुई, किस लिए की गई? इसकी उत्पत्ति कुछ कारणों की वजह से हुई। एक, सर्वप्रथम जब हम लोग किसी किसान की आवाज उठाते हैं तो मेरा सीधा सा कहना है कि निस्वार्थ, निस्भावना से, किसी स्वार्थ को न रखते हुए उस किसान की बात को रखो जो उसे फायदा मिले और ईमानदारी से उसका साथ दिया जा सके। इसी तरह हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में जो हमारे वरिष्ठ नेतागण रहे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी क्योंकि संगठन बहुत है और सभी संगठनों में ज्यादातर मैंने यही चीजें देखी हैं कि वो एकांत में जाकर के विचार विमर्श कर लेते हैं और अपना जो भी कुछ है उनका क्या सेटिंग होती है क्या नहीं होती है हमें आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 साल हमारे इस भारतीय किसान यूनियन महासभा को बनने जा रही है, किसी माई के लाल में यह ताकत ही नहीं आई कि वो हमसे भी अकेले में बैठ के वो सेटिंग कर ले, क्योंकि ना तो हमें ठेकेदारी की जरूरत, ना हमें किसी पैसे की जरूरत, हम अपने घर में सिलौटिया पे चटनी पीस के खाने वाले लोग हैं क्योंकि हम किसान परिवार से हैं। और हमने जब धरना प्रदर्शन किया तो अधिकारियों की पीठ थपथपाई हमारे वरिष्ठों ने और कहा कि चिंता मत करो, इन पे कुछ नहीं है, हम हैं जो कुछ है, यानी अपने ही अपनों की जड़ें काट रहे हैं। और यही कारण है
आज तक जितने भी संगठनों की उत्पत्ति हुई, बड़ा और मेन कारण ये है। दूसरा कारण है कि जब जब किसी को जरूरत पड़ी, जी, अगर कार्यकर्ता को जरूरत है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 100 बहाने बनाता है, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं बात करूंगा। मुझे भारतीय किसान यूनियन महासभा की उत्पत्ति का विशेष कारण रहा पाकिस्तान से आई एक अवैध तरीके से एक महिला, जिसका विरोध आपको याद होगा कि हमने 2 बहनों ने खुल के किया था। जी बिल्कुल। और उसमें रबुपुरा में रहने वाले बहुत लोगों के हम दुश्मन हुए। और एक दिन अचानक मेरे घर पे हमले की तैयारी हुई और मैं एक संगठन में, किसान एकता संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा थी। रात का समय था, अगर ऊपर वाले की कृपा से मैं मजबूत ना होती तो आज मैं आपके बीच, मेरा परिवार शायद ना होता। हमारे पीछे पुकार है। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन किया और कहा इस तरह का मामला गंभीर हो रहा है, आप तुरंत यहां पहुंचिए। ये रात 7:30-8 बजे की घटना थी। उन्होंने कहा सुबह देखेंगे। अब आप ये बताओ भानु भाई, आदमी मर अब रहा है, आप दवाई सुबह दिलवाओगे? उस दिन हमें पता चला कि हमने चाहे कितनी मेहनत करी, लेकिन आज अगर हमारी जान भी जाएगी तो हमारे पास एक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। तो उस समय मैं आज भी कहूंगी कि इंडिया न्यूज वालों से मेरी बात चल रही थी, इंडिया टीवी वालों से, फोन पे थे वो जी। और उस भाई का नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, लेकिन उसने तुरंत जब ये सारी चीजें सुनी, उसने लाइव पे, मैं फिर भी कहूंगी मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और धन्यवाद आप सबका जो इस देश में हो रहे अत्याचार को आप ही लोग बाहर निकाल के लाते हो। और उन्होंने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि गीता भाटी के घर पे हुआ हमला। इधर मैंने फोन किया एसीपी को और थाना इंचार्ज को, उधर कमिश्नर मैडम की तरफ से सभी को तुरंत अलर्ट किया गया और 10 मिनट नहीं लगे और मेरे घर पे रबुपुरा थाना की कई गाड़ियां आ गई, एसीपी आ गए और कम से कम 125 लोग मेरे घर के सामने, एक फील्ड है बड़ा, उसमें थे, जिन्होंने हुटिंगबाजी और बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन उसी समय पुलिस ने आने के बाद वहां भगदड़ मची और 8-10 लोग पकड़े गए। तब हमारी जान और हम लोग बचे थे। उसके बाद हमने और हमारी टीम, पूरे जितने भी हमारे सभी साथी थे, सभी ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा नहीं हो सकता, हमें काम नहीं करने दे सकता, तो उस संगठन में रहने का फायदा नहीं। खुद का संगठन एक गठित किया जाए जिसे पूरी ईमानदारी से चलाया जाए। कोई कितना भी प्रेशर बनाए, लेकिन लालच में किसी में नहीं आना है। जो हमारे साथ हुआ है किसी अन्य के साथ ना, अन्य के साथ ना हो। और उसी प्रण पे हम चल रहे हैं भानु भाई। और आश्वासन आपके माध्यम से देश भर की जनता आपको सुनती देखती है। जो भारतीय किसान यूनियन महासभा से जुड़ेगा, उसके साथ होने वाले हर अत्याचार में गीता भाटी और उसकी टीम रात को 12 बजे भी खड़ी मिलेगी। तो ये तो वही हुआ ना, जैसे कि पाकिस्तान से आया कौन, उस पे कुछ वार्तालाप हुई आप लोगों की, और लेकिन दुश्मन पैदा हो गए आपके। हाँ। लेकिन संगठन की उत्पत्ति भी मान सकते हैं कि वहीं से हुई है। वहीं से हुई जी, वहीं से हुई। और उसके बाद संगठन को आशीर्वाद इतना मिला, आप सब भाइयों का साथ मिला, और देश में, मैं कहूं कि क्षेत्र में जनता ने इतना प्यार भी दिया कि जितना लोगों को प्रोग्रेस करने में 5 साल लगती है, उतना भारतीय किसान यूनियन महासभा ने 1 साल के अंदर, बल्कि 2 महीने में हमने एक बड़ी पंचायत, जी, लगभग 2000 आदमी की पंचायत, 14 जुलाई को हमारा संगठन की स्थापना हुई और हमने 22 अगस्त को पहली पंचायत जेवर बड़े टोल पे की और छोटे टोल के मुद्दे को लेके की थी कि उसे फ्री किया जाए। और उसमें हमारी लगभग 2 से 2500 की तादाद रही और लगभग पौना घंटा हमने बड़ा टोल फ्री रखा। अध्यक्ष जी, बातें करने के लिए तो काफी हैं, काफी गहराई तक हम जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। अब मैं यही जानना चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, पुरानी कहावत है कि भैया पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। संगठन बहुत है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी। मेरे क्षेत्र की जनता जहां जहां तक भी आपके चैनल को देखती है, उन सभी से खुला आवाहन, भारतीय किसान यूनियन महासभा में ना कोई सदस्यता शुल्क है, ना कोई लूट है, ना खसोट है। सिर्फ आप आइए, इस संगठन को जितना मजबूत करेंगे, हमारे पूरी टीम की तरफ से मैं आश्वासन देती हूं, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रशासन, किसी भी विभाग से आपको दबने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा वायदा रहेगा।
और भारतीय किसान यूनियन महासभा से जुड़े जितने ज्यादा हो सके और अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करें। भारतीय किसान यूनियन महासभा किन नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, जिन लोगों की आंखों में आंसू है वो मेरे यहाँ इस संगठन में अपने पीड़ा और आंसू लेकर तो आए, लेकिन वो लेकर वापस ना जाए। उसके चेहरे पर वो मुस्कान होनी चाहिए जो एक ईमानदार संगठन का फर्ज बनता है कि वो संगठन पे जब आता है, जब वो बिल्कुल हर तरफ से निराश और हताश हो जाता है, तब वो किसी के यहाँ मदद के लिए आता है। तो उसकी निस्वार्थ भावना से मदद करके उसके आंसू पोंछने का उद्देश्य है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, कोई भी कैटेगरी में हो, वो चाहे कोई नौकरी करने वाला युवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबके लिए एक ही नियम, बस ईमानदारी से उसकी मदद हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने लालच के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, भारतीय किसान यूनियन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है किसान ही नहीं, किसान तो एक संगठन का नाम है। कोई भी व्यक्ति है और वो परेशान है और वो गलत तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है, तो संगठन उस व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ है। आप अध्यक्ष जी से संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं, उसका निस्तारण अवश्य निकाला जाएगा। यदि कोई आपको जानबूझकर कहीं भी परेशान करता है तो अवश्य संपर्क करें। संगठन आपका है, समाज के लिए बनाया गया है, तो उन लोगों की समस्याएं भी सुलझाई जाएंगी। आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ।